नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए रिटायर्ड अफसर का आत्मसम्मान। घर छोटा था ना। घर कहाँ छोटा बड़ा होता है। वह छोटा या बड़ा हो ही नहीं सकता। आकार तो स्थूल चीजों का होता है और घर भी भला कोई स्थूल वस्तु है। वह तो एक विचार है, एक मान्यता है, एक कल्पना है। आदमी चाहे तो दिल जैसे छोटे से अंग में भी घर बना बसा सकता है, न चाहे तो विशालकाय हवेली में भी अकेला महसूस कर सकता है, निपट अकेला। तो शुरुआत ही गलत हो गई। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मकान छोटा था, हाँ यही ठीक रहेगा। वैसे मकान भी क्या था, बस दो कोठरियों, आंगन, रसोई घर, भंडार वगैरह को एक जगह इकट्ठा कर देने की ऐसी जुगत थी जैसे अधमंजे कलाकार 5 मिनट की अल्पावधि में ही आलाप, जोड़, झाला, गत वगैरह सब प्रस्तुत कर खिसक लेते हैं। वर्षों से छत का बोझ संभाले बूढ़ी दीवारों में जगह जगह टपके प्लस्तर ने छिपकलियों के लिए आश्रय स्थलियां रची दी थीं। सड़े पाइप पानी में जंग की सुर्खी मिलाकर अपना दुख बयां किया करते थे। दरवाजों खिड़कियों के पल्ले चौखट पर जड़े खस्ताहाल कब्जों से चमगादड़ों की तरह झूलते थे और हर बरसात में आंगन की हरी काली काई में मेढक उछलते और केंचुए रेंगते रहते थे। हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। 12 वर्ष पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मुकुंद बड़ी उम्मीद के साथ अपने इस पुश्तैनी मकान में आ जमे थे। उन्हें और उनकी पत्नी लीला को यहाँ आकर बड़ा आनंद मिला था। बसने से पहले जमा पूंजी का एक अहम हिस्सा न्यौछावर कर उन्होंने हर संभव मरम्मत करवाई थी। रंग रोगन से हर कोने को चमकाया था। स्वर्गादपि गरीयसी की अवधारणा को जामा पहनाया था और जीवन की आखिरी पड़ाव का अंतिम घर बसाया था। उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि 50 साल पुराने मकान के रख रखाव पर हर महीने 2 महीने 4,000-2,000 रुपए खर्च न किए जाएं तो वह बिगड़ैल कर्मचारी की भांति हाथ से बाहर हो जाता है। मुकुंद भी बिगड़ैल कर्मचारी से कम थे क्या? उनमें अकड़ न होती यदि उन्होंने लोक व्यवहार और मान मर्यादा के निर्वहन पर जरा सा भी ध्यान दिया होता। अगर उन्हें अपनी सफलता की रत्ती भर भी चिंता होती तो क्या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर किया जा सकता था? वे कुशल अधिकारी थे। 2-4 सेवा विस्तार तो चुटकी बजाते पा सकते थे। ऊपर वालों की कृपा रहती तो 70-75 बरस तक नौकरी में टिके रहना भी क्या मुश्किल था। लेकिन वे तो बने ही अलग मिट्टी से थे। ऊपर पैसा पहुंचाना तो दूर, मंत्रियों नेताओं का झूठा गुणगान करना तक उन्हें नागवार लगता था। हरिश्चंद्र के बाद सत्य धर्म निभाने का ठेका सीधा उन्हीं की झोली में आकर गिरा था। जैसे नीचे के पदों पर उनका यह अनुशासनहीन रवैया ढका छुपा रहा, पर सचिव बनने के बाद भी जारी उदासीनता एक दिन उन्हें मंत्री जी के निजी कार्यालय के कटघरे तक खींच ले गई थी। उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने की औपचारिकता के बाद उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान साझा किया गया था। दलगत वित्तीय आवश्यकताओं की चर्चा की गई थी। देश की आजादी के बाद निजी आर्थिक स्वाधीनता की महत्ता पर जोर दिया गया था और अंत में स्पष्ट शब्दों में चाल चलन सुधारने या नौकरी छोड़ने की धमकी दी गई थी। मुकुंद चिकने घड़े थे, चाल चलन क्या सुधारते। आदर्शों की सूली पर लटकाने की कोई मजबूरी भी नहीं थी उनके सामने। दोनों लड़के पढ़ाई पूरी कर विदेशों में बस चुके थे। पत्नी और खुद की गुजर बसर के लिए उनकी पेंशन काफी होती। ऊपर से वे एक ऐसी रकम बैंक में जमा कर चुके थे जो उन्हें बेटों की मदद के बिना भी छोटी बड़ी परेशानियों से उबारने के लिए पर्याप्त होती। सेवा विस्तार में उनकी दिलचस्पी न थी। नौकरी के बचे खुचे 3 वर्षों में वे हर वह साधन जुटाने वाले थे जो सादा किंतु सम्माननीय बुढ़ापा काटने के लिए जरूर होता। लेकिन उनकी इच्छा उनके मन में ही दबी रह गई थी। परिस्थितियां ऐसी विकट होती गई कि मुकुंद ने साधन एकत्रित करने की योजना ताक पर रख स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आलिंगन कर लिया था। उन्हें आकस्मिक सेवानिवृत्ति से कोई शिकायत नहीं हुई थी, बल्कि आत्मसम्मान अक्षुण्ण रख पाने की सफलता से प्रफुल्लित पति पत्नी जीवन के उस नए खंड का भरपूर आनंद लेने की चेष्टा में संलग्न हो गए थे। पर वह आनंद 1-2 महीने में ही सीले पटाखे की तरह फुस हो गया था। मुकुंद की पेंशन इंद्रजाल का रहस्य बन गई थी। कागजी तौर पर तो सब कुछ दुरुस्त था। संबंधित अधिकारी तरह तरह के आश्वासन भी देते थे, पर न जाने वह कौन सा राहु था
जो मुकुंद की पेंशन मिलने की हर संभावना को अंतिम क्षण में ग्रस्त कर लिया करता था। 12 साल बाद भी वे ग्रहों की प्रतिकूल दशा का प्रतिकार नहीं कर सके थे और बैंक खाते से उपजे मामूली ब्याज पर निर्भर थे। रोजमर्रा के खर्च के लिए बेटों से मदद लेना उनके स्वभाव में नहीं था, न ही उनके घर जाकर बसना उनकी गैरत को मंजूर था। इन सब का नतीजा वही था जो आपको पहले से ही मालूम है। वे उस टूटते घर में जीवन काटने को मजबूर थे। सहकर्मी तो उनके कार्यकाल में ही कतराने लगे थे। धीरे धीरे संबंधियों और पुराने मित्रों ने भी मुकुंद और लीला को उनके हाल पर छोड़ दिया था। अलबत्ता चित्रा ने नाता नहीं तोड़ा था उतनी जल्दी। एक ही तो बहन थी उनकी, वे मुकुंद अर्थात कृष्ण थे और उनकी छोटी बहन थी चित्रा यानी सुभद्रा। छोटी भी ऐसी वैसी नहीं, पूरे 10 बरस का अंतर था भाई बहन की उम्र में। उसके ब्याह और गृहस्थी बसाने में मुकुंद और लीला ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। बाद में उन्हीं दोनों ने उसका इलाज करवाया था, देखभाल की थी। फलस्वरूप चित्रा 32 वर्ष की उम्र में मां बन सकी थी। उसकी बेटी का नाम मुकुंद ने ही सुझाया था, देविका। देविका 12-13 साल की रही होगी जब चित्रा उनके इस घर में पहली बार आई थी। तब तक पेंशन की अनिश्चितता से त्रस्त मुकुंद लीला जीवन शैली बदल चुके थे। अब घर में वही सब्जियां आती जो हाट बंद होने से पहले औने पौने दामों में बिका करती थी। नई चप्पलों की बजाय टूटी चप्पलें सिलवाकर काम चलाया जाने लगा था। सवारी लेने की जगह पैदल चलने और बर्तन कपड़ों और घर की सफाई महरी से करवाने की बजाय स्वयं करने का स्वास्थ्य सम्मत विकल्प अपनाया जा चुका था। मुकुंद रोज 2 पैकेट सिगरेट और हफ्ते में 2 पैक शराब पीने की लत छोड़ चुके थे। दोनों जन अलग अलग फोन रखने की जगह एक से काम चला रहे थे। सोने से पहले दिन भर का खर्च डायरी में दर्ज करना और बची रकम गिनना उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। जहां पाई पाई का हिसाब रखा जाता हो, वहां रुपए खर्च करना बड़ा भारी लगता है। मुकुंद गंभीर स्वर में बोले थे, कल चित्रा आ रही है। उनके बोले बिना ही लीला समझ गई थी वे कहना क्या चाहते हैं। दोनों पति पत्नी चित्रा को हर बार एयरपोर्ट से लाया करते थे। अगर कभी मुकुंद को समय न मिलता तो लीला अकेली चली जाती थी उसे लाने। एयरपोर्ट पर गले मिलने, हंसी ठिठोली पर 5-10 मिनट गुजारने के बाद ही चित्रा गाड़ी में बैठा करती थी। लेकिन अब बात और थी, गाड़ी बिक चुकी थी। लीला बुदबुदाई थी, टैक्सी से एयरपोर्ट जा तो सकते हैं पर 1000-1200 स्वाहा हो जाएंगे। 1000-1200 क्यों? वापसी का किराया भी तो हमें ही देना होगा। मुकुंद सोच में डूब गए थे। बाप रे, मतलब 2-2.5 हजार रुपए, उतना पैसा कहाँ है हमारे बजट में। फिर वह आएगी तो दूध, फल, सब्जी, अनाज का खर्च भी तो बढ़ जाएगा। लीला का स्वर कातर था। देविका को कोई गिफ्ट देनी होगी, फिर जाते समय पैसे भी देने होंगे। रसोई गैस, बिजली की खपत बढ़ जाएगी, सो अलग। मुकुंद का स्वर दयनीय हो चला था। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे का मुंह देखते रहे थे। फिर लीला ने पूछा था, आने से मना कर दें उसको? क्या बहाना बनाएंगे, क्या कहेंगे? वह भी आने से ठीक 1 दिन पहले मना करना कैसा लगेगा? वह क्या जवाब देगी मनोज को? मुकुंद खिन्न हो गए थे। बता देंगे सच सच, लीला ने कहा था। हम सच सच बता देंगे और वह सच सच मान लेगी कि उसका भाई जो 4 महीने पहले सेक्रेटरी था, इतनी जल्दी ऐसी हालत में पहुंच गया है कि इकलौती बहन पर खर्च करने के लिए उसके पास 10,000 रुपए भी नहीं बचे हैं। और अगर चित्रा मान भी ले तो क्या गारंटी है कि मनोज भी मान लेगा? वह यह नहीं समझेगा कि हम चित्रा से न मिलने का बहाना तलाश रहे हैं। और फर्ज करो कि मनोज भी मान गया, तो भी हमें अपनी दुर्दशा का ढिंढोरा पीट कर मिलेगा क्या? वह मुझे बेवकूफ नहीं समझेगा, मेरे सिद्धांतों की खिल्ली नहीं उड़ाएगा। बिजनेसमैन ठहरा हमें पैसे कमाने की 10 उल्टी सीधी तदबीरें नहीं सिखाने लगेगा। मुकुंद तैश में आ गए थे। लेकिन चित्रा पर 10,000 खर्च करके हमें मिलेगा क्या? कोई मामूली अमाउंट नहीं है। 20 दिनों का बजट है। वह क्या करेंगे उसके जाने के बाद? भूखे मरेंगे? लीला आवेश में आई थी, फिर संभलते हुए बोली थी, और यहाँ रहने पर उसे असलियत का पता नहीं चलेगा। समझेंगे बीमारी में खर्च हो गए। मुकुंद ने लंबी सांस ली थी। स्थिति का यहाँ आकर पता चलना और फोन पर उसके बारे में जानना, दोनों में बड़ा फर्क है।
कुछ देर दीवार की ओर ताकने के बाद लीला चुपचाप चली गई थी। मुकुंद ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। धीरे से उठे थे और खिड़की के बाहर देखने लगे थे। सामने पेड़ की कोटर में गोरैया का घोंसला था, इतना बड़ा कि उनकी 2 हथेलियों में आसानी से समा जाता। मुकुंद का विचार था कि घोंसला बनाने में सारा श्रम चिड़िया ने किया था। चिड़िया ने सिर्फ अंडे दिए थे, अंडों से बच्चे निकल चुके थे। मुकुंद और लीला उनके लिए अक्सर खिड़की के बाहर दाने या रोटी के टुकड़े बिखेर दिया करते थे। चिड़िया गर्दन टेढ़ी कर उन्हें देखते और जल्दी से खाद्य सामग्री चोंच में भरकर घोंसले में वापस बैठ जाते थे। बच्चे उन्हें देख बेचैन हो जाते। चूं चूं ची ची के शोर से माता पिता बड़ी सावधानी से अपनी बड़ी चोंच से उनकी नन्ही सी चोंच में चुग्गा डालते। मुकुंद बड़े कौतुक से वह दृश्य देखा करते थे। लीला मन ही मन ईश्वर को स्मरण कर लिया करती थी। एयरपोर्ट पर मुकुंद को अकेला आया देख चित्रा को हैरानी हुई। भाभी नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उनकी। काश यह बहाना कल दिमाग में आया होता। मुकुंद ने अपने आप को उलाहना दिया, फिर बात टाल दी थी। नहीं नहीं लीला ठीक है, तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बना रही है। वाओ, बहुत दिनों बाद भाभी के हाथों का कुछ मिलेगा। हर बार तो आपकी मेड कुछ बनाती थी और भाभी एयरपोर्ट आती थी। जानकी नाम था ना उसका? देखा, अब भी याद है मुझे। अभी वही है कि मेड बदल ली आपने? चित्रा जोश में बोले जा रही थी। यह एयरपोर्ट हर कुछ महीनों में कितना बदल जाते हैं। अब इसकी पार्किंग कहाँ है? देविका, शी मामा जी विल टेक अस होम इन हिज कार। दोपहर शाम में गुम हुई और शाम ढलकर रात का बाना ओढ़ने जा रही थी। इन 5 घंटों में मुकुंद लीला के बदले तेवर से चित्रा का सर भिन्ना चुका था। क्या क्या सोचकर आई थी वह, क्या क्या प्रॉमिस किया था उसने देविका से। मामा ये करेंगे, मामा वो करेंगे, मामी ऐसे घुमाने ले जाएंगी, मामी वैसे रेस्तरां में खिलाएंगी। पर वहां जैसे मातम छाया था, कोई खुशी ही नहीं थी उनके आने की। बेचारी देविका शाम 7 बजे खाना खाकर सो गई थी। ऐसा क्या कर दिया था उसने? कहीं मनोज ने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कह दिया था? उसने बाहर आकर मनोज को फोन लगाया था। रात के पहले प्रहर में मनोज की शराब की महफिल सजा करती थी। उन महफिलों में व्यवसायिक उलझने इतनी आसानी से सुलझा करती थी मानो उनका कभी वजूद ही नहीं था। शराब के तीसरे चौथे दौर के साथ हर कानून की काट और हर मर्ज की दवा बोतल से निकले जिन की भांति नमूदार हो जाती थी मनोज के आगे। जब तक मनोज खुद न बुलाए उन महफिलों में उसके पास जाना या उससे घरेलू बात करना वर्जित होता था। उस अघोषित नियम का उल्लंघन गृह शांति के लिए कितना घातक था वह चित्रा अच्छी तरह जानती थी। फिर भी उसने फोन लगाया। मीठी मीठी 2 बातें करने के बाद बोली, भैया से तो आपकी इधर कोई बातचीत नहीं हुई होगी? मैं अभी घर के बाहर हूँ, वरना बात कराती। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो भाई। मनोज ने बात खत्म कर गिलास की ओर हाथ बढ़ाया था। मुकुंद से बात? उसने कड़वा घूंट भरा था। 1 साल से उसके और मुकुंद के बीच कोई बात नहीं हुई थी। शादी तय होते समय उसने और उसके माता पिता ने सोचा था कि मुकुंद की सहायता से उसका व्यापार चल निकलेगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। पर हुआ था ठीक उलट। क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर मुकुंद से ज्यादा रसूख रखते थे। मुकुंद का नाम लेने पर सरकारी कर्मचारियों के तेवर बदल जाते थे। बना बनाया काम बिगड़ जाता था। वह पागल तो था नहीं कि उतना कुछ होने पर भी मुकुंद के से गाहे बगाहे बात करता। बस जन्मदिनों और त्योहारों पर औपचारिकता निभा दिया करता था 2 शब्द बोलकर। वह पट्टा भी ऐसा अकड़ू है कि अपनी तरफ से एक कॉल भी नहीं करता। मुकुंद के प्रति उसके हृदय में रोष का अलाव सदा सुलगता रहता था। उससे अच्छी तो लीला थी जो चित्रा को विदा करते समय मनोज को याद रखती थी, उसके लिए कुछ न कुछ भिजवाती थी। चित्रा समझ गई थी कि मनोज ने कुछ नहीं किया। या तो भैया भाभी उससे नाराज थे या कुछ और हुआ था, पर क्या? रात का सादा खाना गले से उतारते उतारते चित्रा से रहा नहीं गया। बोल ही बैठी थी, आप लोगों को हमारा आना अच्छा नहीं लगा? मुकुंद का कौर गले में फंस गया था। लीला उनके गिलास में पानी भरकर बोली थी, ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं। कैसे कुछ नहीं? हर बार मैं आती थी
तो हम बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे, रेस्तरां में खाते थे, सेलिब्रेशन होता था। और आज आज पहले तो आप एयरपोर्ट नहीं आई, भैया ने कहा कि हमारे लिए कुछ बना रही है। अच्छा भाई, मान लिया, पर बनाया क्या आपने? चिकन करी और हलवा? सचमुच? क्या इतनी सी चीज बनाने के लिए आपका घर में रुकना जरूरी था? कौन खाता है हलवा? देविका ने एक चम्मच लेकर छोड़ दिया। और अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं आऊं तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि बहन मत आया कर यहाँ, अब इस घर में कोई जगह नहीं बची तेरे लिए। चित्रा की आवाज रूंध गई थी। लीला स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई थी। कुछ बोलने का प्रयास किया पर जबान सूख गई थी। मुकुंद गिलास को ध्यान से देखते रहे, मानो चित्रा की बात का जवाब देने की जिम्मेदारी उसी की थी। कमरे से देविका का अस्पष्ट स्वर सुनाई दिया था और चित्रा आधा खाना प्लेट में छोड़कर उठते हुए चेतावनी देती गई थी, अगर हमारा आना पसंद नहीं है तो कल जल्दी से जल्दी हम वापस चले जाएंगे। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया था। लीला सन्न रह गई थी। मुकुंद को भी जैसे सांप सूंघ गया था। टेबल साफ कर लीला बर्तन धोने लगी और मुकुंद खिड़की से बाहर देखने लगे थे। रात के अंधेरे में आसमान में छिटके सितारों के नीचे अकेला खड़ा पेड़ उन्हें अपनी ओर घूरता मालूम हुआ था। आधे घंटे बाद लीला आ गई थी। दोनों थोड़ी देर चुप रहे थे, फिर एक साथ बोल पड़े थे, यह अच्छा नहीं हुआ। दोनों ने माना था कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। दोनों इस बात पर भी एकमत थे कि चित्रा को अगले दिन जाने नहीं देना चाहिए। कल उसे समझाएंगे कि हमारे साथ क्या घट रहा है। दोनों तय कर सोने की चेष्टा करने लगे थे। चित्रा का मुंह सुबह भी फूला हुआ था। उसने चाय पीते पीते ऐलान किया था, हम कल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर लौटा देख मनोज न जाने क्या समझे। पति पत्नी ने संतोष की सांस ली थी। लीला बोली थी, ठीक किया। मुकुंद ने कहा था, तुम समझ रही हो कि हमारे बीच कुछ खराब हो गया है, लेकिन ये तुम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचकर समझ रही हो। जरा हमारी ओर भी देखो, क्या हम उसी तरह रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे? नहीं, उस समय अच्छी खासी सैलरी आती थी, जी खोलकर खर्च करते थे। तो अब अच्छी खासी पेंशन आती होगी। ऐसा तो सबके साथ होता है। रिटायर होते ही आदमी क्या खाना पीना छोड़ देता है? चित्रा तपाक से बोली थी। हमें पेंशन नहीं मिल रही और न ही उसके जल्दी मिलने की उम्मीद है, लीला धीरे से बोली थी। यह मैं नहीं मान सकती कि एक रिटायर्ड सेक्रेटरी को उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। अरे देर सबेर हो रही होगी, चित्रा ने ढिठाई से कहा था। लीला ठीक कह रही है चित्रा, मेरी पेंशन मिलेगी कि नहीं कोई नहीं कह सकता। मिनिस्टर के लेवल से इंस्ट्रक्शन है मुझे परेशान करने के। शुक्र मनाओ कि सीबीआई नहीं लगाई गई है मेरे पीछे, मुकुंद गंभीरता से बोले थे। सीबीआई क्या लगाएगा कोई आपके पीछे? आपकी रेपुटेशन ही इतनी क्लीन है। चित्रा नरम तो पड़ी लेकिन आगे बोली थी, भैया आपको रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, बातचीत करके या जैसे भी हो पेंशन रिलीज करवा लेनी चाहिए। इतना आसान नहीं है, पता नहीं कहाँ किस ऑर्डर पर बैक डेटेड साइन करने पड़े। मुकुंद बोल ही रहे थे कि देविका उनके पास आ गई थी। चित्रा उससे कुछ बोलने लगी। लीला नाश्ता बनाने में जुट गई और मुकुंद खिड़की के सामने खड़े हो गए थे। दूसरे दिन जाते जाते चित्रा लीला की मुट्ठी में चुपके से 10,000 रुपए थमा गई थी। लीला ने कुछ बोलना चाहा तो उसे आंखों से धमकी देकर चुप करा गई थी चित्रा। जाने के बाद चित्रा महीने 2 महीने पर फोन करती रही। फिर धीरे धीरे संपर्क का वह सूत्र भी सूख गया था। याद नहीं उससे बात हुए 10 महीने गुजर गए थे या 1 साल पूरा हो गया था। बात करते भी तो क्या, हर सवाल और जवाब जबानी याद हो चुका था सबको। मुकुंद खिड़की के सामने बैठे थे। अब वे ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। घुटनों में असहनीय दर्द होने लगता था। घोंसला सुना था, चिड़िया जा चुकी थी, लेकिन पेड़ की फुनगियों पर हलचल हो रही थी। पक्षियों का कलरव उन्हें अब भी आह्लादित करता था। चिड़ियों को देख सुन वे सब कुछ भूल जाते थे। चहचहाट के बीच एक और स्वर उभर रहा था, पर उन्हें कोई चिड़िया नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद वही स्वर दोबारा उभरा,
धत तेरी की, यह तो उनका फोन बज रहा था। चश्मा लगाकर फोन उठाने में इतनी देर हो गई कि रिंग बंद हो गई। तब तक लीला भी वहीं आ गई। 2 बार रिंग आई। देखिए किसका है। पेंशन रिलीज की तो कोई खबर नहीं। लीला की आशावादिता सराहनीय थी। देख रहा हूँ। स्क्रीन का मुआयना करते हुए मुकुंद चौंके। अरे ये तो चित्रा के कॉल हैं। हे भगवान, क्या हो गया? सब ठीक तो है? घबराते क्यों हैं? फोन करके देख लीजिए। हाँ देखता हूँ। 1 साल से उसने कांटेक्ट नहीं किया, अब आज अचानक 2-2 कॉल कर दिए। उन्होंने चित्रा का नंबर मिलाया। चित्रा के घर सब ठीक था। सब ठीक क्या था? बहुत अच्छा था। वह बोली, भैया 15 तारीख को देविका की शादी है, हो सके तो आप लोग आइएगा। अरे देविका इतनी बड़ी हो गई, क्यों नहीं आएंगे? चित्रा जरूर आएंगे। क्या नाम है लड़के का? क्या करता है? मुकुंद प्रश्नों की झड़ी लगाने वाले थे कि चित्रा ने उन्हें रोक दिया। भैया कई जगह फोन करना है, बहुत काम बाकी है, आज ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। कार्ड में सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। आप दोनों को आमंत्रण है, ठीक है? फिर बाद में बात करते हैं भाई। लीला उन्हें सवालिया निगाहों से ताक रही थी। देविका की शादी है? हाँ, मुकुंद ने भ्रमित से स्वर में उत्तर दिया। लीला खुशी से बोली, बड़ी अच्छी खबर है। कब है शादी? 15 को, उत्तर मिला। 15 को? इसी 15 को? आज 5 है, बस 10 दिनों में। लीला को विश्वास नहीं हो रहा था। महीना तो उसने नहीं बताया, पर अगर किसी और महीने में शादी होती तो वह भी बताती ना। कहा कि कार्ड भेजा है। मुकुंद थोड़े गंभीर हो गए। तब तो शादी इसी महीने है। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि हो सके तो आइएगा। ऐसा क्यों बोली वह? हो सके का क्या मतलब है? सीधे नहीं बुला सकती थी? मुकुंद ने व्यग्रता से कहा। अरे बोल भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसे क्या मालूम नहीं कि हम कितनी तंगी में दिन काटते हैं? याद नहीं 10 साल पहले उससे क्या बात हुई थी, यहाँ क्या क्या हुआ था? लीला ने समझाया। वह तो ठीक है, लेकिन शायद उसने सिर्फ फर्ज निभाने के लिए फोन किया था, वरना ये क्यों कहती आप दोनों को आमंत्रण है? आमंत्रण तो फॉर्मल होता है। स्टेज पर बुलाने के लिए कवियों को आमंत्रण दिया जाता है, अपनों को तो निमंत्रण दिया जाता है। मुकुंद की चिंता बरकरार थी। ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हुई। उसने मजाक में एक भारी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया होगा। वह आपकी तरह हिंदी लिटरेचर थोड़े ही पढ़ती है कि आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क जाने। फिर पूजा पाठ में देवी देवताओं को आमंत्रण ही दिया जाता है, निमंत्रण नहीं। लीला का तर्क अकाट्य था। मुकुंद चुप हो गए। लीला उनका मुंह ताकती रही। जब खामोशी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आक्रोश से बोली, मैं जानती हूँ आप क्यों चुप हैं। खर्चा, शादी में जाएंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। 12 साल में हम कहाँ गए हैं? कहीं नहीं। खर्चा हो जाएगा। 12 साल में हमारे घर कौन आया है? सिवाय एक बार चित्रा को छोड़कर कोई नहीं। क्यों नहीं बुलाते हम किसी को? खर्चा हो जाएगा। कोई नहीं पूछता हमें। मर जाएंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक लाश की सड़ांध से तंग आकर मोहल्ले वाले दरवाजा न तोड़वाएं। मुकुंद उसे देखते रहे, पर फिर भी कुछ न बोले। लीला भुनभुनाती हुई दीवार की ओर मुंह कर लेट गई। मुकुंद सुने घोंसले को देख न जाने क्या सोचते रहे। शाम की चाय का कप लेते हुए मुकुंद बोले, तुम ठीक कहती हो। देविका का जन्म हमारी कोशिशों का ही नतीजा है। हम उनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन हम ऑर्डिनरी रिलेटिव भी नहीं है। फिर चित्रा मेरी इकलौती बहन है और देविका उसकी इकलौती बेटी। जाना चाहिए शादी में। लेकिन उतनी देर में लीला का विचार बदल चुका था। जाना चाहिए तो जरूर, पर जाएंगे कैसे? शादी की डेट कोई आज तो फिक्स हुई नहीं होगी। वह हमें पहले बता सकती थी। 10 दिनों में शादी है और आदमी कम से कम 2 दिन पहले तो जाएगा। आज का दिन तो निकल ही चुका है, यानी रफली सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है उसने। इतनी शॉर्ट नोटिस पर कहाँ मिलेगी ट्रेन में जगह? इवन प्लेन में भी बहुत महंगी वाली सीट ही मिलेगी। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। कार्ड पता नहीं कब मिलेगा, हो सकता है न भी मिले। कह रही थी कि बहुत बिजी है। मुकुंद बोले, कितनी भी बिजी हो, अगर उसे सचमुच बुलाना होता तो पहले बुलाती। और ये कैसा बुलाना कि मनोज ने बात ही नहीं की? लीला ने शंका जाहिर की। अब मनोज तो पहले भी कहाँ बात करता था। जहां तक चित्रा का सवाल है, हो सकता है
उसे हमारे आने के बारे में डाउट हो, इसलिए उसने पहले फोन नहीं किया। मुकुंद ने स्पष्टीकरण दिया। तो बात वही हुई ना कि हमें बुलाया तो है पर मन से नहीं। अब ऐसे बेमन के बुलावे पर हम 50,000 खर्च कर दौड़े चले जाएं या इग्नोर कर दें? इग्नोर कैसे करेंगे? मैं उनसे कह चुका हूं कि हम जरूर आएंगे। फिर तुम भी कहती हो कि हम सबसे अलग थलग ऐसे ही जी रहे हैं कि क्राइसिस में कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। न जाना ही ठीक होगा। मुकुंद का मतिभ्रम छट चुका था। ओके, तो लेट अस प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट विद द कॉस्ट इन्वॉल्व। लीला ने डायरी पर कलम टिका दी और मुकुंद लैपटॉप पर रेलगाड़ी में बर्थ तलाशने लगे। 13 तारीख को उन्होंने चित्रा को फोन किया। चित्रा, हम कल आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अभी AC 2 टियर में जगह मिली है, तत्काल कोटे में। वेरी गुड भैया, आप दोनों आ रहे हैं ना? अकेले तो मुझसे संभल ही नहीं रहा, आप आएंगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। बोलते बोलते वह किसी और से बात करने लगी। स्पष्ट था कि वो बहुत व्यस्त थी। हाँ चित्रा, हम दोनों आ रहे हैं। ओके भैया, कल बात होगी। सॉरी, बहुत बिजी हूँ। वह फिर से किसी से बात करने लगी और संबंध कट गया। ये बताने की क्या जरूरत थी कि हम AC 2 टियर में आ रहे हैं? लीला ने पूछा। अरे वह नहीं बताऊंगा तो वह रिसीव करने कैसे आएगी? मुकुंद चिढ़े। आप भी ना, आपसे 2 मिनट फोन पर बात करने का समय तो मिलता नहीं उसे, और वह आएगी आपको स्टेशन पर रिसीव करने। अगर ऐसा ही होता तो ट्रेन का नाम नहीं पूछती वह। लीला का व्यवहारिक ज्ञान मुकुंद के फलसफे पर भारी पड़ा। उन्हें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया। दोनों रिक्शा कर पूछते पाछते मनोज की हवेली पर पहुंचे तो दंग रह गए। चार दीवारी पर लगे लोहे के नक्काशीदार दरवाजे की जालियों से उस 2 मंजिला मकान के आगे फैली हरी घास के बगीचे में महलनुमा तंबू लगता दिख रहा था। बागीचे के चारों ओर क्यारियों में तरह तरह के गुलाब खिले थे। दरवाजे से लगता ड्राइववे कहीं अंदर खूबसूरत घने पेड़ों के पीछे गुम हो रहा था। संतरी को परिचय देने से पहले ही उन्हें किसी ने कैमरे की मदद से अंदर देख लिया और दरवाजे खुल गए। चित्रा उन्हें देखकर खिल गई, गले मिलकर बोली, भैया आज संगीत है, गाना गाना होगा आपको भी। मनोज भी आदर से मिला। देविका रूप सज्जा कराने गई हुई थी, सो उससे मुलाकात न हो सकी। मुकुंद एक मर्म स्पर्शी गीत लिख कर लाए थे। उसमें देविका के जन्म से उनके संबंध का सांकेतिक विवरण था। गीत की धुन भी बढ़िया थी। वैसे तो गाना उन्हें कंठस्थ हो चुका था, पर फिर भी कमरे में जाकर उन्होंने गायन का एक अभ्यास और कर लिया। लेकिन गाना गाने की नौबत नहीं आई। चित्रा ने लीला को मेहमानों की औपचारिक आवभगत का जिम्मा सौंप दिया था। मुकुंद अकेले क्या करते, वे भी लीला के साथ हो लिए। 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि मनोज उनके पास आकर मुस्कुराया। भैया आप कहाँ इस पचड़े में पड़ गए हैं? फिर पीछे वाली पंक्ति की एक टेबल इंगित कर बोला, आप वहां आराम से बैठकर ड्रिंक्स स्नैक्स लीजिए ना। हंसकर कहता गया, यहाँ सरकारी लोग आपको देखकर कॉन्शस हो रहे हैं। मुकुंद का चेहरा स्याह हो गया। आसपास के अतिथियों को देख कृत्रिम रूप से मुस्कुराते, पेय की चुस्कियां लेते और फूहड़ गानों और बेहुदा नृत्यों पर ताली बजाते हुए वे 4 घंटे उन्होंने कैसे काटे वे ही जानते थे। एक बार लीला ने पास आकर कहा, सब लोग नाच गा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जाइए। शोर शराबे में उनका उत्तर लीला के कानों तक पहुंचने से पहले ही गुम हो गया और वह मुस्कुराती हुई वापस चली गई। रात में मुकुंद के गीत की याद आई। आपने गाना क्यों नहीं गाया? मुकुंद अनमने से बोले, वैसे ही मन नहीं हुआ। लीला ने पूछा, किसी ने कुछ कहा क्या? मुकुंद मौन रहे। वे जानते थे कि उनके विपरीत लीला की शाम अच्छी बीती थी। उसे इतना आनंद आया था कि समारोह के दौरान मुकुंद को भी भूल सी गई थी। बेचारी को इतने सालों के बाद खुशी मिली थी, उसका मजा क्यों खराब किया जाए। वे छत देखते हुए छटपटाते रहे। फिर सोचा, क्यों न बता ही दें उसे। उन्होंने लीला के कंधे पर हाथ रखा। वह सुगबुगाई तक नहीं। लीला के मंद मंद खर्राटे उसकी थकावट का सबूत दे रहे थे। मुकुंद करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह हल्दी का उपटन लगाने की रस्म के दौरान बहुत हंसी ठट्ठा हुआ। लीला को उतना आनंदित पहले कब देखा था मुकुंद भूल चुके थे।
वे दीवार के सहारे कुर्सी लगाकर बैठे रहे। वैसे भी महिलाओं के उस कार्यक्रम में मर्दों की भूमिका न के बराबर थी। रात में बारात के स्वागत से मुकुंद दूर ही रहे। एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठकर तब तक सारा कार्यक्रम देखते रहे जब तक दूल्हा दुल्हन के साथ फोटोग्राफ के लिए उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया। उनका दम घुटने लगा था। एक दो बार बाहर गए पर जी बहलाने की बजाय बाहर सड़क पर सरकारी गाड़ियों की कतार देखकर उनका मिजाज और चिड़चिड़ा गया। जाहिर है वे उन अधिकारियों की गाड़ियां थी जो शादी में आए थे। उन्हें सरकारी सहूलियत के बेजा इस्तेमाल से परहेज ही नहीं था, नफरत भी थी। अतिथियों का भोजन समाप्त होने पर दूल्हा दुल्हन और करीबी रिश्तेदारों के लिए टेबलें सजी। मुकुंद देविका वाली टेबल के पास जा ही रहे थे कि चित्रा उनके पास आकर फुसफुसाई, भैया वे लोग इतने हैं कि कोहनी से कोहनी टकराने की नौबत आ गई है। प्लीज आप इस बगल वाली टेबल पर बैठ जाइए। हाँ हाँ, नो इश्यूज, कहकर लीला ने उन्हें इंगित टेबल पर बिठा दिया। उस टेबल पर अन्य लोग भी थे। कोई ज्यादा से ज्यादा बातें करने में व्यस्त था तो कोई अधिक से अधिक पकवान खाने में। मुकुंद की रुचि न खाना खाने में थी न बातचीत करने में। उन्हें गुमसुम देख लीला बोली, कुछ खा नहीं रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आज देर तक जागना है विदाई के लिए और रात में ट्रेन भी पकड़नी है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी हरारत सी हो गई है, उन्होंने पीछा छुड़ाया। 50 साल में उन्हें पहली बार कहीं बैठने से रोक दिया गया था। यह बात समझने की थी, बताने की नहीं। देविका की विदाई के बाद वे देर तक सोते रहे। दोपहर के खाने के समय उनकी गंभीरता को देविका की विदाई का पीड़ा समझ लीला चुप रही। चित्रा से थोड़ी बात हुई पर मनोज से उतनी भी नहीं। अंत में जाने का समय आ गया। चित्रा ने ना करने पर भी बहुत से पकवान बंधवा दिए। मनोज ने एक ड्राइवर से उन्हें स्टेशन छोड़ाने को कहा। घर से निकलते निकलते चित्रा फिर गले मिली। आश्चर्य, मनोज भी गले मिला। बोला, सरकारी लोगों में आज भी आपकी चर्चा होती है। चीफ सेक्रेटरी मल्होत्रा बोले कि आप जैसा ईमानदार अफसर न पहले कभी आया था और न उसके कभी भविष्य में आने की उम्मीद है। कह रहे थे कि आज भी वहां आपकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैंने भी कह दिया, तो क्या इसलिए उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है कि कोई दूसरा उनके जैसा ईमानदार न बने? तिलमिला गए। बोले, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी रिलीज करवाता हूँ मंडे को। मुकुंद को सुखद आश्चर्य हुआ। मनोज का हाथ थाम फीकी हंसी हंसकर बोले, अब तक न जाने कितने मंडे आकर गुजर चुके हैं। मेरे मल्होत्रा से स्पेशल टर्म है। जब उन्होंने खुद ही कहा है तो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे दिन सुबह मुकुंद ने खिड़की के सामने खड़े होकर पेड़ की ओर देखा। घोंसला अब सूना नहीं था। वहां गुरैया का एक नया जोड़ा मंडरा रहा था। लीला कमरे में शादी के पकवान लेकर दाखिल हुई। आज इन्हीं का नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर से प्रॉपर खाना बनाऊंगी। पति पत्नी व्यंजनों का रस ले लेकर नाश्ता करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।